नमस्कार साथियों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आनुवांशिकता और वातावरण का टॉपिक। और इसी तरह हम लोग धीरे धीरे सीडीपी के जितने भी टॉपिक्स हैं वो कवर कर लेंगे। चलिए जानते हैं आनुवांशिकता क्या होता है और वातावरण क्या होता है। तो सबसे पहले आनुवांशिकता को कहते हैं हेरिडिटी, अंग्रेजी में, ये याद रखिएगा। और इसकी परिभाषा देख लीजिए। आनुवांशिकता के अंतर्गत जो भी बच्चे होते हैं उसमें अपने माता पिता एवं पूर्वजों का शारीरिक एवं मानसिक गुण प्राप्त होता है, वही हेरिडिटी कहलाती है। और इसको ये भी याद रखिएगा, वंशानुक्रम भी कहा जाता है इसको। आनुवांशिकता अर्थात वंशानुक्रम, और इसका अंग्रेजी नाम क्या हो गया? हेरिडिटी हो गया। और ये क्या होता है? इसके द्वारा बच्चे जो होते हैं माता पिता से या अपने पूर्वजों से शारीरिक या मानसिक गुण प्राप्त करते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे किसी के माता पिता का जिस हिसाब से रंग होगा, जिस हिसाब की आँखों का रंग होगा, उसी हिसाब से उनके बच्चों का भी आँखों का रंग होगा। जैसे उनके माता पिता का आकार होगा उसी के आधार पे बच्चे का भी आकार होगा। नाक, रंग, चिंतन, लंबाई, बुद्धि, बालों का रंग, खासकर ये याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में आया है कि आँखों का रंग और बालों का रंग निर्धारित करता है तो आनुवांशिकता के आधार पर निर्धारित होता है या वातावरण के आधार पर। तो याद रखिएगा, आनुवांशिकता के आधार पर ही निर्धारित होगा क्या क्या, कि आँख का रंग, आकार, नाक, रंग, चिंतन, लंबाई, बुद्धि, बालों का रंग आदि। ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि जैसे माता पिता होंगे और वैसे ही उनके बच्चे भी होते हैं। अधिकतर 90% चांस रहता है कि मतलब बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान होंगे, और जो मंदबुद्धि वाले माता पिता हैं उनके बच्चे भी मंदबुद्धि ही होंगे। ये आनुवांशिकता का नियम कहता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ये याद रखिएगा, खासकर आँखों का रंग और बालों का रंग किसके आधार पर निर्धारित होता है? तो ये हेरिडिटी के कारण निर्धारित होता है। देखिए, बहुत ही सिंपल परिभाषा है एक जेम्स ड्रेवर का, और यहीं से प्रश्न कई बार आया है कि जेम्स ड्रेवर का ये कथन सीधे आपको आपके स्क्रीन पे दिखेगा। और इसमें ये बोला जाएगा, एग्ज़ाम हॉल में जब जाइएगा, ये केवीसी का आपका एग्ज़ाम तो ऑनलाइन ही होगा, सीटेट का एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होगा। और धीरे धीरे क्या होता है, अभी धीरे धीरे जितने भी एग्ज़ाम्स है वो धीरे धीरे ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगी। ये देखिए, जेम्स ड्रेवर का बहुत ही अच्छा कथन है। इन्होंने कहा है, इन्होंने परिभाषा दिया है अपने अध्ययन के दौरान कि माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक गुणों का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। देखिए, अगर ये परिभाषा आपको याद नहीं होती है तो इतना बस याद रख लीजिएगा, हस्तांतरण वाला जो भी वर्ड मिलेगा तो वो किनका है? ये जेम्स ड्रेवर का कहना है कि माता पिता के शारीरिक एवं मानसिक गुणों का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है या आनुवांशिकता है। ये कथन जेम्स ड्रेवर का है। ठीक है, अब देख लीजिए, आनुवांशिकता आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं वातावरण क्या होता है। तो वातावरण को अंग्रेजी में इन्वायरमेंट कहते हैं, ये भी पता ही होगा आप लोगों को। वातावरण को अंग्रेजी में इन्वायरमेंट कहते हैं। वातावरण या पर्यावरण से तात्पर्य क्या है? वातावरण को पर्यावरण का भी नाम दिया गया है। और ये वातावरण चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, पर्यावरण चैप्टर में पढ़ेंगे। ईवीएस का जब क्लास हम लोगों का स्टार्ट हो जाएगा तब हम लोग पर्यावरण के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अभी वातावरण को ऐसे ही जान लीजिए कि क्या होता है। देखिए, वातावरण को ही पर्यावरण कहा जाता है और इसका तात्पर्य होता है कि हमारे चारों तरफ जो व्याप्त होता है, हमारे चारों तरफ जो व्याप्त होता है, यानी कि हमारे चारों ओर का जो परिवेश होता है उसे ही वातावरण कहते हैं, उसे ही पर्यावरण कहते हैं, उसे ही एनवायरनमेंट कहते हैं। याद रखिएगा। देखिए, ये पर्यावरण वर्ड है, आपको ईवीएस में भी देखने को मिलेगा पर्यावरण, और सीडीपी का जो होता है टॉपिक उसमें भी आता है सिलेबस में। आप देखिएगा कि इसमें भी आएगा। देखिए, पर्यावरण जो वर्ड है वो दो शब्दों से मिल के बना है। पहला तो परि और दूसरा है आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर, परि का क्या अर्थ होता है? चारों ओर। और आवरण का अर्थ होता है घिरा हुआ। ठीक है, तो पर्यावरण का अर्थ होता है जो चारों ओर से घिरा हुआ है वही पर्यावरण है। जो चारों ओर से घिरा हुआ है वही पर्यावरण है। तो याद रखिएगा इसको। देखिए, एग्जाम्पल के रूप में समाज, स्कूल, परिवार, पड़ोस आदि, ये सब क्या हो गए? हमारे वातावरण हो गए। जैसे वर्ग हो गया, तो वर्ग भी तो संचालित होता है। देखिए, वो सभी चीज़ें जो चारों ओर से घिरा हुआ रहता है, यानी हमारे आसपास का जो भी चीज़ है वो वातावरण के अंतर्गत ही आता है। जो
परिवेश आपका हो गया तो वो वातावरण ही होता है, चाहे वो सामाजिक परिवेश हो, स्कूली परिवेश हो, पारिवारिक परिवेश हो या पड़ोस का परिवेश हो, कोई भी परिवेश हो तो उसको क्या कहेंगे, वातावरण ही कहेंगे। ठीक है। अब देखिए रॉस महोदय ने क्या कहा है, रॉस ने कहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। रॉस का देखिए वातावरण के संबंध में रॉस का याद रखिएगा और आनुवांशिकता के संबंध में जेम्स ड्रेवर का याद रखिएगा। देखिए रॉस ने क्या कहा है कि वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। बहुत ही सिंपल परिभाषा है, याद रखिएगा। और देखिए वाटसन का भी ये कई दफ़ा ये भी पूछा गया है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर इंजीनियर जो चाहूँ वह बना सकता हूँ। तो ये किनका कथन है, तो ये वाटसन का कथन है। इन्होंने ये क्या कहा है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर इंजीनियर जो चाहूँ बना सकता हूँ। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने जो अपना ये कहने का आधार बनाया है वो वातावरण के आधार पे कहते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे कोई भी एक बेबी दे दो, मैं उसको क्या करूँगा, कुछ भी बना सकता हूँ, चाहे तो चोर बना सकता हूँ, चाहे डॉक्टर बना सकता हूँ या सिंगर बना सकता हूँ, कुछ भी बना सकता हूँ। कहने का मतलब ये है कि अगर बच्चा जो होता है वो अगर मतलब जिस परिवेश में रहता है उसी परिवेश में उसका क्या होता है, वो उसी हिसाब से बढ़ने लगता है। यानी अगर चोर के साथ रहता है तो चोर वाली स्थिति उसमें उत्पन्न होगी, अगर पुलिस के साथ रहेगा तो वो उसकी भी इच्छा होगी कहीं ना कहीं उसमें अंदर से पनपेगा कि हम पुलिस बने आगे चल के। तो कहने का ये तात्पर्य है कि जैसे जैसे जिस हिसाब का उनको वातावरण मिलेगा उसी हिसाब का उनका आचरण, उनका व्यक्तित्व भी बढ़ेगा। ठीक है। तो इसीलिए कहा भी जाता है कि हम व्यक्तित्व के विकास में कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, वंशानुक्रम के साथ साथ वातावरण का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अब देख लीजिए ये आनुवांशिकता के कुछ नियम हैं। आनुवांशिकता के मुख्य 3 ही नियम हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए इस वीडियो में मैं खासकर ये उतनी ही चीज़ों को इंक्लूड करती हूँ जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। उन चीज़ों देखिए पढ़ने से, मैं बार बार ये बोलती हूँ कि पढ़ने से ये ज़रूरी है कि क्या पढ़ने से ये ज़रूरी है कि आप क्या नहीं पढ़े। ठीक है। यानी कि क्या नहीं पढ़ना है आपको, उन चीज़ों को स्किप करिए और जो पढ़ना है, जो आपके लिए ज़रूरी है, जहाँ से प्रश्न बनते हैं वही चीज़ें हमेशा ध्यान में रख के वही चीज़ें पढ़ा करिए। तो क्या होगा, उससे आपका जो भी होगा सिलेबस वो कवर हो जाएगा और आलतू फालतू चीज़ें क्या होंगी उससे आप स्किप कर जाइएगा, तो वो उससे बचे रहिएगा आप, समय भी बचेगा और आपकी तैयारी भी चलती रहेगी। आनुवांशिकता का नियम देख लीजिए। आनुवांशिकता का 3 नियम है। सबसे पहला है समानता का नियम, दूसरा है विभिन्नता का नियम, तीसरा है प्रत्यागमन का नियम। समानता का नियम में क्या होता है कि जैसे माता पिता होंगे वैसे ही उनके बच्चे भी होंगे। यानी कि जिस हिसाब जैसे उनके माता पिता के गुण होंगे, बच्चे मतलब माता में या पिता में जैसे गुण होंगे वैसे ही उनके बच्चों में भी वही गुण पाया जाएगा। तो वही समानता का नियम होता है। फिर है विभिन्नता का नियम। देखिए माता पिता से कुछ भिन्न भिन्न गुण संतानों में पाए जाते हैं। यानी माता पिता में जो भी गुण हैं उन गुणों के आधार पे कुछ ऐसे गुण भी बच्चों में आ जाते हैं जो मतलब उनके माता पिता में नहीं रहते हैं। यानी कि कुछ भिन्न गुण, कुछ अलग अलग गुण आ जाते हैं, तो वो विभिन्नता का नियम वहाँ पे कहा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे ये है आपका, ये याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण आपका है प्रत्यागमन का नियम। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया है। ये तीनों महत्वपूर्ण है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आपका प्रत्यागमन का नियम है, ये याद रखिएगा। देखिए माता पिता के ठीक विपरीत गुण वाले बच्चे होते हैं तो वो प्रत्यागमन का सिद्धांत कहलाता है। यानी कि माता पिता मान लीजिए उनके शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बहुत ही सही है, लेकिन उनके जो बच्चे होते हैं अगर वो उसके विपरीत गुण वाले होते हैं, जैसे उनका शारीरिक रूप या मानसिक रूप मतलब गड़बड़ स्थिति में उत्पन्न हो जाता है, तो वो क्या होता है, प्रत्यागमन का वहाँ पे सिद्धांत लागू हो जाता है। ये आनुवांशिकता के 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत है और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यही है, प्रत्यागमन सिद्धांत। याद रखिएगा। अगर ठीक विपरीत गुण वाले बच्चे आते हैं तो वो क्या होता है, माता पिता के ठीक विपरीत गुण वाले बच्चे प्रत्यागमन के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए आपके चैप्टर से थोड़ा सा हटके है, ये हटके नहीं है लेकिन ये आपसे पूछा जाता है, ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
देखिए मनुष्य में कुल गुणसूत्र को अंग्रेजी में क्रोमोसोम्स कहते हैं। मनुष्य में यदि कुल गुणसूत्रों या क्रोमोसोम्स की संख्या पूछता है तो याद रखिएगा 46 होता है। नर और मादा का जो क्रोमोसोम्स होता है, टोटल जो संख्या होता है वहाँ पे कितना 46 गुणसूत्रों से क्या होता है, बेबी का निर्माण होता है। ये याद रखिएगा मनुष्य में। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कई बार एग्जाम में आया है। और इन जितने भी मेरे वीडियो होते हैं उन सभी वीडियोज़ में वही चीज़ें रहती हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो देख लीजिएगा। और हो सके तो नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि आपका नोट्स ही आपके लिए वो फ्यूचर में आपको काम देगा। ठीक है, तो ये नोट्स बनाते जाइए, जो भी वीडियो देख रहे हैं उसका फट से नोट बनाते जाइए। और काम कीजिएगा कि जब भी कभी वीडियो मतलब देख रहे हैं तब क्या करिएगा, आप नोट्स एक कॉपी पेन लेके बैठिए, जिससे आपका नोट्स भी तैयार हो और आप पढ़ भी रहे हो, आपकी तैयारी अच्छे से चले। देखिए ये याद रखिएगा, मनुष्य में कुल गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स की संख्या, कुल गुणसूत्र पूछेगा कुल, तो वहाँ पे आप दीजिएगा 46। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछता है मनुष्य में कुल गुणसूत्रों अगर पूछता है मनुष्य में गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स का एक जोड़ा कितना होता है, तो वो 23 का होता है। ठीक है, एक जोड़ा में सिर्फ 23 रहता है। जो गुणसूत्र होते हैं ना, ये क्या होता है, ये एक बूंद की तरह ऐसे जाले बने रहते हैं। हो सके तो नेट पे आप सर्च कर सकते हैं गुणसूत्र क्या होता है, तो आपको ये इस हिसाब का ही दिखेगा। तो मनुष्य में ये याद रखिएगा, कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है और जोड़ा होता है 23 का होता है, ये याद रखिएगा। देखिए मेल में यानी कि जो मतलब क्या कहते हैं, जो मेल होते हैं, जो मतलब बॉय होते हैं, उसमें कौन सा जीन पाया जाता है, उसमें XY जीन पाया जाता है। ठीक है, और फीमेल में कौन सा जीन पाया जाता है, उनमें XX गुण पाया जाता है। ये भी यहाँ से भी प्रश्न आया है कई दफ़ा, याद रखिएगा। मेल में रहता है, मेल मतलब पुरुषों में कौन सा गुणसूत्र रहता है, XY रहता है। और महिलाओं में कौन सा रहता है, XX रहता है, ये याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि बच्चे का जो लिंग निर्धारण होता है, यानी कि जो भी बच्चे हैं, बेबी हैं, वो मेल कैटेगरी में जन्म लेंगे या फीमेल में जन्म लेंगे, तो वो कौन निर्धारित करता है, वहाँ पे पिता पर निर्भर करता है। यानी कि उसके लिंग का निर्धारण, बच्चे के लिंग का निर्धारण पिता के जीन के द्वारा ही होता है, ये याद रख लीजिएगा। ये यहाँ से प्रश्न बनते हैं, और कई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जितना भी देखिएगा, उसमें आपका CDP में भी यहाँ से रहेगा और EVS में भी पूछा जाता है। तो आपको ये चैप्टर EVS में भी देखने को मिलेगा और CDP में भी देखने को मिलता ही है। फिर ये याद रख लीजिएगा, मेंडल का सिद्धांत किसने दिया था, तो ग्रेगर मेंडल ने दिया था, याद रख लीजिएगा। और इन्होंने चूहा एवं मटर के पौधों पर प्रयोग किया था, इतना याद रख लीजिएगा। और आनुवांशिकता का जनक भी इन्हें ही कहा जाता है, ग्रेगर मेंडल को। और ये यहाँ से जो प्रश्न बनता है, यहाँ से ये प्रश्न बनता है कि इन्होंने किस पे प्रयोग किया था, तो मटर के पौधों पर इन्होंने प्रयोग किया था। आनुवांशिकता का जनक इन्हें कहा जाता है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने जाना कि आनुवांशिकता क्या होता है और वातावरण क्या होता है, कौन कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं, कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, कौन से नियम होते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि मानव विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, वहाँ से भी प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा ही। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।